हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इन तीनों वीडियोस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कूलम्स लॉ के, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कूलम्स लॉ इज़ द यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ में जैसे कि ग्रेविटेशंस लॉ है, तो वो भी एक यूनिवर्सल लॉ है, ऑल ओवर द यूनिवर्स में उसे यूज़ किया जाता है। तो ये भी कूलम्स लॉ भी एक यूनिवर्सल लॉ है। सेकेंड पॉइंट है इसका कि फोर्स बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस टू फॉर्म द एटम इज कॉल्ड द इज कैलकुलेटेड बाय द कैलकुलेटेड बाय द कूलम्स लॉ। तो हम जैसे जानते हैं कि जो एटम है, एटम इज मेड अप ऑफ द टू पार्टिकल। वन इज द न्यूक्लियस, that is a positive charge, and second is the electron that is revolving around the nucleus। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज द कूलम फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस को जो बाइंड करके रखती है जो फोर्स, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। थर्ड जो पॉइंट है कि जो कूलम्स लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस, कि ये किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज ओनली फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्जेस पे ये एप्लीकेबल है। और यही इसकी मेन लिमिटेशन भी है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। तो यही इसकी लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ जो है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट जो है कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग, इट इज वेरीफाइड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ ए 10 रेज टू द पावर। जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का साइज है 10 रेज टू द पावर -15, ये होता है माइक्रो स्केल और ये हमारा है मैक्रो स्केल में। ओके, तो कम से कम जो डिस्टेंस है वो 10 रेज टू दी पावर -15 अगर होगा दोनों चार्जेस में, वहाँ पे एप्लीकेबल है। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है 10 रेज टू दी पावर 18 मीटर, यानी कि 10 रेज टू दी पावर 15 किलोमीटर तक ये जो लॉ है दैट इज एप्लीकेबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कूलम फोर्स इज ग्रेटर देन दी ग्रेविटेशन फोर्स। इसकी जो वैल्यू है कूलम फोर्स की वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होती है, दैट इज़ ए ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन फोर्स। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका हम चार्ज मान लेते हैं कितना है, क्यू पी है 6 10 रेज टू द पावर -19 और चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज आल्सो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम आर है। तो ये जो वैल्यू होगी इसकी, जो अगर हम ग्रेविटेशनल कूलम फोर्स फाइंड करते हैं, लेट अस सपोज एफ सी, इसका फार्मूला है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। चलो पहले हम इसको लिखते हैं फार्मूले को, कि फार्मूला होता है 1/4πε0
चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी Fc कूलम फोर्स, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन दोनों सेम है, 10 रेज टू द पावर -19 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन जो भी डिस्टेंस होगा इनके बीच मान लेते हैं r स्क्वायर। ओके, ये आ गई हमारे पास कूलम फोर्स। उसके बाद जो ग्रेविटेशन फोर्स है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg, और द मास ऑफ द प्रोटॉन is equal to 1.6 into 10 raised to the power -27 kg। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो होगी हमारी Fg is equal to G into mass of the electron to mass of the proton upon r square। तो G की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 raised to the power -31, and the mass of the proton is 1.6 into 10 raised to the power -27 divided by r square। और इनकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करके जो Fc है इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 23.04 multiply 10 raised to the power -28 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू है Fg की वो बन जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 1.6 और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 97.11 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर, ये बन जाएगी नियर अबाउट -69 अपॉन r स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारी ग्रेविटेशन वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा F कूलम अपॉन F ग्रेविटेशन इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है हमारी 23.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -28 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और सेकेंड जो आ रही है हमारे पास 97.11 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -69 अपॉन r स्क्वायर कैंसल्ड, और ये बन जाएगी Fc अपॉन Fg इज इक्वल टू 23.04 डिवाइडेड बाय 97.11 मल्टीप्लाई
10 raised to the power -28 प्लस 69 और आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23.04 डिवाइडेड बाय 97.11, ये बन जाती है वैल्यू 0.237 और मल्टीप्लाई आ जाएगा ये 41 प्लस 41, तो ये वैल्यू बन जाती है हमारी 2.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 40, तो ये आ जाएगी हमारे पर FC और जो G है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास FC की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर दैन दी FG। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितनी ज़्यादा है, 10 रेज़ टू द पावर 40 टाइम इज ग्रेटर दैन दी ग्रेविटेशनल वैल्यू। ओके, सो कूलम फोर्स इज दी ग्रेटर दैन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो FC का जो कांस्टेंट है वो 10 रेज़ टू पावर 9 पॉजिटिव है और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ ए -1। सो इनके जो कांस्टेंट है कूलम फोर्स का उसकी वैल्यू ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम है। और यहाँ से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल जो कूलम फोर्स है दैट इज़ ए ग्रेटर दैन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कूलम फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या है कि ये अगर दो चार्जेस हैं और इनके बीच जो फोर्स है ये दोनों को लाइन जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करा रही है उसके अलोंग जो है जो फोर्स exert होती है, the line joining the two charges, the force exerted between the two charges is the along the line joining these two charges। तो ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सेंटर पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो सो दी जो कूलम फोर्स है दैट इज द सेंट्रल फोर्सेस। और जो भी फोर्स हमारी सेंट्रल फोर्स होगी वो फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स भी होगी। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। सो जो कूलम फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज जो इसका जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स is independent of the path। ये सिर्फ जो है इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सो दी जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो जो कूलम फोर्स है दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो इन द अदर सेंस ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप में जो वर्क डन होगा, वर्क डन ओवर ए क्लोज लूप वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, सो द कंजर्वेटिव फोर्स। Now the next point is the force between the two charges has the spherical symmetry। okay, तो जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स की जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है। इसके बारे में जो नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें हम इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में। तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस की भी जो सिमेट्री होती है दो चार्जेस के बीच में, वो जो सिंगल चार्ज है वो उसकी भी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो स्फेरिकल सिमेट्री का वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो, जो फोर्स है दैट हैज़ ए स्फेरिकल सिमेट्री। तो नेक्स्ट है कूलम्स लॉ जो है दैट ओबेज द इनवर्स स्केयर लॉ। वो हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, दैट इज़ F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R स्क्वेयर। सो जो कूलम्स लॉ है दैट ओबेज द इनवर्स स्केयर लॉ।
नेक्स्ट है कि जो कूलम फोर्स है दैट आर द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो अगर तो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मीन कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ओके, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगी इनके बीच में। तो अगर नेगेटिव दोनों अगेन लाइक चार्ज हैं, दे विल आल्सो रिपेल। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, वन इज ए पॉजिटिव एंड सेकंड इज ए नेगेटिव, देन दे विल attract, they will attract each other। ओके, तो ये थी इसकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर। उसके बाद है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। ओके, जैसे कि दो चार्जेस हैं हमारे पास और ये एक चार्ज है Q1 है, एक Q2 है, और ये चार्ज Q1 जो है, Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अलोंग दी दिस डायरेक्शन, लेट इट बी F1 फोर्स है। और यहाँ पे कोई और चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, और ये जो Q3 चार्ज है जो Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स है F1 है उसे इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो डिफरेंट होगी along this direction। ओके, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो तीसरा चार्ज उसे इफेक्ट नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग। तो जो कूलम्स लॉ, और यहीं से हम एक डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कूलम्स लॉ और द ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसके बीच में। इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं। ओके, जैसे ग्रेविटेशंस लॉ, कूलम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, तो जो ग्रेविटेशन है दैट इज आल्सो ए यूनिवर्सल लॉ। ओके, तो सेकंड पॉइंट है द फोर्स विच बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस टू फॉर्म द एटम इज कैलकुलेटेड बाय द कूलम्स लॉ। और ये जो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो कूलम्स है, और जो मासेस के बीच में फोर्सेस हैं वो फोर्स हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है। ओके, तो ये क्या है, एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस, और ये स्मॉलर टू स्मॉलर और लार्ज टू लार्ज मास के लिए भी एप्लीकेबल, दैट इज नॉट फॉर ए पॉइंट मास, स्मॉलर और लार्ज मास के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इट वेरीज ओवर ए डिस्टेंस ऑफ ए 10 raised to the power -15 मीटर टू 10 raised to power 18 मीटर। तो ये भी जो ग्रेविटी है, हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है, वो उसके अर्थ पे सेंटर पे जो ग्रेविटी है वो ज़ीरो होती है। तो ये ज़ीरो डिस्टेंस से लेके अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक हमारा ग्रेविटेशन फील्ड है वहाँ तक ये ओबे करता है ये ग्रेविटेशन लॉ। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो कूलम फोर्स इज ग्रेटर देन, ये सेम पॉइंट है, यहाँ पे लिख देंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज लेस देन दी कूलम फोर्स। Sixth point, it is a central force, this is also a central force. Conservative force, gravitational force is also a conservative force, and the force between the two charges has the spherical symmetry। तो यहाँ पे जो masses की symmetry है उसको दो पॉइंट है इसके। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो माना जाता है कि इसकी जो सिमेट्री है दैट इज हैज दी टाइम सिमेट्री, टाइम सिमेट्री। और अगर क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो इसकी जो है दैट हैज़ ए नो सिमेट्री। सो ये पॉइंट काफ़ी आगे बीएससी लेवल का है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर सिस्टम, टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ते हैं। तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। तो अगर याद रखना हो तो जो क्लासिकल के अकॉर्डिंगली जो न्यूटोनियन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली इसकी टाइम सिमेट्री है, और अगर क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसकी नो सिमेट्री है। ओके, अगर आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहते हो तो ये नीचे मैंने लिंक दिया है, यहाँ पे लिंक को यूज़ करके आप जो है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप इसे स्टडी कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट है नाइन्थ पॉइंट की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी इनवर्स के लॉ को ओबे करती है, दैट हैज़ द सेम पॉइंट।
10th पॉइंट है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर है जो कूलम फोर्स है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट हैज़ ओनली दी अट्रैक्टिव नेचर, वो ऑलवेज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव नेचर। एंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज, एंड ये भी पॉइंट इसका क्या है, सेम है, द फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर मास। ओके, तो ये सम पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स और कूलम फोर्स के बीच में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ जो हैं वो पूछी जाती हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपका कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई टॉपिक अगर समझ नहीं लगा हो, आपको कोई पॉइंट डिस्कस करना हो, तो आप काइंडली इस कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।